हेलो स्टूडेंट, हम लोग आगरे के किले में हैं। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है आगरे का किला है और यहाँ से हम लोग लाइव कवरेज करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आगरा यहाँ पे मुग़लों का प्रशासनिक केंद्र था और यहीं से अपना जो है पूरे भारत का राजनीतिक व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। यहाँ से कई राजधानियाँ ट्रांसफ़र हुई, लेकिन यहाँ पे भी रही राजधानी और इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में रही। तो यहाँ पे हम लोग किले को लाइव कवरेज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका पूरा निर्मित किला है और पीछे हमारे देख रहे हैं दूर दूर तक चारों तरफ ऊँची बिल्डिंग्स है और इस तरह से हम लोग इसका कवरेज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आगरे का किला। आज हम लोग आगरे के किले के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आगरे के किले का लाइव कवरेज करने आए हैं। क्या आप जानते हैं कि शाहजहाँ को 8 वर्ष तक कैद किया गया था इसी किले में। यानी यह प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाने वाला शाहजहाँ इसी किले में 8 वर्ष तक कैद रहा और उसका बेटा औरंगजेब इसी किले में उसे कैद कर रखा था। यह किला मूलतः ईंटों का बना हुआ था जो सिकरवार वंश के राजपूतों के नियंत्रण में था। प्रारंभ में सिकरवार वंश के राजपूतों के नियंत्रण में था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा की यात्रा की तथा उसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई थी। इस किले में रहा भी था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया और यही देश से शासन करता रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात इस किले में 1517 ईस्वी में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने 9 वर्षों तक शासन सत्ता संभाली तथा तब तक वो यहीं पे शासन किया। पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी में वह मारा गया मुग़लों के द्वारा और इस तरह से बाबर के युद्ध होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस पर मुग़लों का अधिकार हो गया। बिलगाम युद्ध के पश्चात हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और भारत से पलायन करना पड़ा। इसके पश्चात शेरशाह सूरी के अंतर्गत 5 वर्ष तक यह किला रहा। 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में फिर से यह किला मुग़लों के हाथ में आ गया। अकबर ने इस ईंट के किले को पुनरुद्धार कराया और लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करके इसे मजबूती प्रदान किया। अबुल फजल लिखता है कि यह मूलतः ईंटों का किला था। अकबर ने इसका जीर्णोद्धार कराया। 14,44,000 कारीगर और मज़दूरों ने 8 वर्षों तक कड़ी मेहनत की और 1573 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। किले में प्रवेश करने के पश्चात यह दूसरा गेट है। एक गेट पहले निकल चुका है जो लकड़ी के दरवाजे से बना हुआ है। तो इस तरह से किले के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी ऊंचा गेट बना हुआ है और इस गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी गेट मुग़लों के बनाए गए हैं यानी जितने भी मुग़ल परंपरा है, चाहे वो मकबरा हो चाहे वो किला हो, गेट इस रूप में बनाए जाते थे कि केवल गेट ही नहीं रहते थे बल्कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल रहता था। 4 पिलरों का ऊपर छज्जा होता था। इस तरह से गेट बनाए जाते थे। और अगली चीज़ किलों की एक और विशेषता रही है कि जब भी किले में प्रवेश करेंगे आपको समतल भूमि नहीं मिलेगी बल्कि ढालू भूमि मिलेगी। जैसा आपको दिखाई दे रहा है हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो जो खड़ंजा बिछा हुआ है पत्थरों का और जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि ढालदार है। दोनों तरफ ईंट की दीवारें हैं ऊंची ऊंची और बीच में जो रास्ता है वो ढालदार है। ऐसा इसलिए बनाया जाता था कि जब कभी दुश्मन इस पर किले पे आक्रमण करता था तो ढालदार इसलिए बनाया जाता था कि ऊपर से सैनिक उसके ऊपर प्रहार करते थे और आग लगा करके पत्थरों को भी छोड़ा जाता था जिससे वे घायल हो जाएं, आसानी से किले में प्रवेश ना कर पाएँ। तो सैनिक और सुरक्षा कारणों की वजह से इसे ढालदार बनाया जाता था। बड़े बड़े गोलदार पत्थर छोड़े जाते थे ऊपर से जिससे वो घायल हो जाएं और आसानी से किले के अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। तो इस तरह से व्यवस्था देने के पीछे सुरक्षा कारणों का उद्देश्य रहा है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यह किला मूलतः ईंटों का बना हुआ था लेकिन अकबर ने इसमें जीर्णोद्धार कराया, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया और यह बहुत ही अच्छा किला बन गया। जैसा आप सामने दिखाई दे रहा है आपको सामने एक जहांगीर महल है। इसे जहांगीरी महल के नाम से भी जाना जाता है या जहांगीर पैलेस भी कहा जाता है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था और इसे निर्माण कराने के पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी भव्य बनाया गया है, काफ़ी मजबूती से बनाया गया है। किस तरह से इस भवन में बाहर से कैसे नक्काशी की गई है। ऊपर छज्जों की परंपरा जो रही है वो मुस्लिम कला का परिचय देता है। जितने भी आपको भवन मिलेंगे आगरे में या कहीं पे भी इस तरह के छज्जे का प्रयोग हमेशा मुग़लों के द्वारा किया जाता था जो मुस्लिम संस्कृति का परिचायक होता था। और साथ साथ ये भी परंपरा आप देखेंगे कि चाहे किले हो चाहे जो भी हो उसके सामने सुंदर घास के मैदान होते थे, पेड़ पौधे लगाए जाते थे जो प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने की एक प्रयास रहता था हमेशा। तो जैसा आप देख रहे हैं जहांगीर का ये महल है जिसे अकबर ने
जहांगीर के विवाह के पश्चात इसे उसे गिफ्ट में प्रदान किया था। बहुत सुंदर महल बनाया गया है, किस तरह से ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसमें, कैसे बाहर से सफ़ेद पत्थरों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ये जहांगीर के नाम का बादशाह है। ये बताया जाता है कि अकबर के बेटे का नाम जहांगीर था। उन्होंने ये गिफ्ट में दिया था राजा मान सिंह ने इसको। ये 1 पीस के अंदर से बना हुआ, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। ज्वेलरी भर के आई थी इसके अंदर। कहाँ से आई थी? ये जयपुर से आई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ज्वेलरी आई थी, जयपुर से आई थी और राजा मान सिंह ने गिफ्ट किया था। बहुत पूरा जो है इतना बड़ा खड़ा टाइप का है, बात है, और इसमें नहाने के लिए करने के लिए गिफ्ट दिया गया था। बहुत बड़ा है, काफ़ी आकार में। इस तरह से ये बाथ टब गिफ्ट दिया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। उस टाइम में जब भी कोई गिफ्ट दिया जाता था तो उसे खाली नहीं दिया जाता था, इसलिए इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात भर कर प्रदान किया गया था। तो यह उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। जो पैलेस देख रहे हैं, जी ये जहांगीरी पैलेस के नाम से जाना जाता है। जहांगीरी पैलेस। अकबर के बेटे का नाम जहांगीर था। ये पूरा जहांगीरी पैलेस के नाम से जाना जाता है। जहांगीर की जब शादी हो गई तो उसके फादर ने पूरा फोटो में बेटे को गिफ्ट किया। ये यहाँ पे निवास करते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जहांगीर का ये निवास स्थान था। हम लोग अंदर प्रवेश करने चल रहे हैं। जहांगीर को गिफ्ट में मिला था अकबर के द्वारा, गिफ्ट में शादी के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीरी महल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जहांगीरी महल है और उसी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यह जहांगीर का एंट्री गेट है, यानी जहांगीर महल का एंट्री गेट है। जैसा आपको दिख रहा है किस तरह से ऊंचा गेट बनाया गया है, किस तरह से ऊंची खिड़कियां बनाई गई हैं। ये खिड़कियां जो छोटी छोटी बनाई गई हैं, ये राजस्थानी शैली का प्रभाव है। तो इस तरह राजस्थानी शैली के प्रभाव से युक्त ये महल है। यहाँ प्रवेश द्वार था जहांगीर महल का, और यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता था जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह यहाँ पे पधारे। किस तरह से सैनिक के द्वारा ऊँची आवाज़ में बोला जाता था उसकी सुनाई देती थी जब बादशाह इस महल में प्रवेश करता था। जैसा आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऊपर किस तरह से डिज़ाइन बनाई गई है, लेकिन जगह जगह पे जो भी इसमें स्वर्ण आभूषण लगाए गए थे वे अंग्रेज़ों के द्वारा जाते समय यहाँ से उठा ले गए, क्योंकि जगह जगह पे स्वर्णकारी लगाई गई, जगह जगह पे इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़े गए थे। लेकिन ज़्यादातर अंग्रेज़ यहाँ से जितनी भी चीज़ें पाए सब इस महल से उठा ले गए। अब हम लोग रंग महल में आ गए हैं। जैसा खड़े हुए हैं, इस महल को रंग महल के नाम से जाना जाता है। डांस और सिंगिंग के प्रोग्राम होते थे। ये पूरा जो विंडो देख रहे हैं ना, इन विंडो के अंदर रानियां बैठा करती थी और ऊपर छतरी वाली सीट पे राजा लोग बैठा करते थे। किस पे राजा बैठते थे? ये ऊपर छतरी वाली सीट पे। अच्छा, छतरी वाले। और ये डांस और सिंगिंग के प्रोग्राम यहाँ चलते थे। जी जी। ये जोधाबाई के लिए, यानी जहांगीर ने 2 शादियाँ करी थी। इसको पास से लेंगे थोड़ा सा जूम करके और नज़दीक जाके लेंगे। जहांगीर की 2 शादियाँ थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो ये महल बताया जाता है कि हिंदू रानी मानबाई के लिए बनाया गया था। तो नूरजहाँ भी इसमें रहती थी? हाँ, नूरजहाँ अलग थी और मानबाई अलग थी। पहले शादी हिंदू रानी से हुई थी, जोधाबाई की भतीजी थी मानबाई, उससे हुई थी पहले शादी। तो ये उसका जहांगीर की बीवी का। तो इस तरह से जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जहांगीर की पत्नी मानबाई का मंदिर था। इसमें भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हुई थी और छोटे छोटे अंदर जगह स्पेस खाली दिख रहे हैं, उसमें गणेश, शिव, विविध प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्वर्ण की रखी गई थी। तो इस तरह से एक प्रकार के जो 36 राजकुमारियाँ थीं, उन्हें धार्मिक भावना या धार्मिक पूजा पाठ करने की आज़ादी दी गई थी राजाओं के द्वारा। चाहे अकबर रहा हो या फिर जहांगीर रहा हो, दोनों के टाइम में आज़ादी मिली थी। जितने भी बॉक्स हैं इसमें मूर्तियाँ रखी जाती थी और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये मूर्तियों के लिए था और इस तरह से मंदिर का स्वरूप दिया गया। फिर से हम लोग रंगमहल की ओर जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये रंगमहल है और यहाँ पे नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता था। तो सबसे ऊपर छतरियों पे शासक राजा बैठते थे, खिड़कियों पे रानियाँ बैठती थी और नीचे नृत्य और संगीत का कार्यक्रम संचालित होता था। तो ये रंगमहल इसे कहा जाता है। इस भवन का नाम रंगमहल है और जिस तरह से बनाया गया है, बीच में दिख रहा है आपको जो स्पेस खाली है, इसी में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम किया जाता। तो ऊपर खिड़कियाँ आपको दिख रही हैं, इन खिड़कियों पे रानियाँ बैठती थी और ऊपर जो छतरियाँ जगह जगह पे हैं, चारों स्थानों पे, यहाँ पे राजा बैठते थे। तो इस तरह से ये रंगमहल। जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ पे जोधाबाई का रसोई घर था और यहाँ पे विविध प्रकार के भोजन बनाए जाते थे। यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है तो लाग कर दिया गया है। तो इस तरह का यहाँ रसोई घर था, वो जोधाबाई के लिए था। चलते हम लोग आगे। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर से जोधा जी ने ये पहले से आश्वासन लिया था कि उनकी रसोई घर अलग होगी और वो शाकाहारी भोजन बनाएगी। तो उन्हें तो जिस तरीके से आप जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, इस महल को हवा महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस ज़माने में कूलर, एसी, पंखे तो कभी थे नहीं। महल को ठंडा कैसे किया जाता था? ऊपर एक वाटर टैंक बनाया गया था, उस टैंक के अंदर बहुत सारा पानी भरा जाता था और पानी इसकी दीवारों के अंदर बढ़ जाता था।
पूरा घर इनकी दीवारों के अंदर क्या कर गया है ताकि उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी पाया सके और पानी भरने के बाद महल की दीवारों से जब एयर यानी हवा टकराएंगी तो उतना ठंडा हो जाएगा महल की एसी कूलर पंखे फेंक तो इस तरह से मुग़ल शासक जो है किस तरह से अपने भवन को आराम तलब बनाते थे जिससे गर्मी ना लगे, क्योंकि राजस्थान के पास होने के कारण यहाँ पे तापमान अधिक होता था। इसको अंग्रेजों ने उखाड़ दिया या अंग्रेजों ने नहीं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर जो भी ज्वेलरी थी, जो भी महत्वपूर्ण आभूषण थे, उसको अंग्रेजों ने यहाँ से जाते समय ले गए भारत से शासन करने के बाद। जैसा कि आपको दिख रहा है वो खाली पड़ा हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सोने और हीरे से जड़ा हुआ झूमर टंगा हुआ था जो अंग्रेज भारत से जाते समय इसे उखाड़ कर ले गए। इस टाइम ये रिक्त स्थान पर है, यानी शाहजहां ने लगवाया। ये शाहजहां की सबसे छोटी बेटी थी रोशना। महल का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया, पालकी जैसा दिख रहा है, किस तरह से पालकी नुमा बनाया गया है। इस महल को कितना सुंदर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। इस महल में पालकी नुमा महल का आकार देने का प्रयास किया गया है। इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सामने से, जैसे यहाँ से पास से और जैसे बड़े नाले बनाए गए थे जिससे कोई दुश्मन इसमें प्रवेश न कर पाए। अब हम लोग खास महल में आ गए हैं। खास महल जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसमें इस्लामिक पर्शियन शैली का प्रयोग किया गया था। विशेष रूप से इस महल की ये विशेषता रही है कि इसमें इस्लामिक पर्शियन शैली का प्रयोग किया गया और एक खास महल संगमरमर से निर्मित महल था। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसके दीवारों पे, इसके खंभों पे, इसके छत पे चारों तरफ इसमें सुंदर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसमें किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही सुंदर महल बनाया गया था। इस खास महल का निर्माण शाहजहां ने किया था और इसे आरामगाह भी कहा जाता था, यानी बादशाह यहाँ पे सोते थे, आराम करते थे, तो इस तरह से इसे आरामगाह का नाम दिया गया, यानी बादशाह इसमें आराम करते थे या फिर सोते थे। तो इस तरह से इसे खास महल के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक ये महल है। इसी खास महल के बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज है, जहाँ पे शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद किया था, यानी उसके पुत्र औरंगज़ेब ने 8 वर्ष तक शाहजहां को यानी अपने पिता को कैद किया था। जहाँ पे शाहजहां इस मुसम्मन बुर्ज के सामने से जो ताजमहल दिखाई देता है उसको देखते देखते 8 वर्ष गुजारे और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मुसम्मन बुर्ज भी बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग ये मुगल टाइम का वाटर फाउंटेन है। उस ज़माने में बिगर इलेक्ट्रिक के इसको कैसे चलाया जाता था, ऊपर पानी का प्लांट बनाया गया था, उसके अंदर पानी भरते थे और जब पानी का फोर्स आता था फोर्स से चलाया गया। और ये सारे सर्वेंट्स के लिए बनाए गए थे। सामने देख रहे हैं आप लोग, ये सर्वेंट्स के लिए बनाए गए थे। और ये अंगूरी बाग था, यहाँ पर राजा लोग यानी शहजादा सलीम जो था शराब पीने के बड़े शौकीन थे, तो उसने अपने महल के अंदर पूरे अंगूर के बगीचे और अंगूर से शराब बनाई जाती है। अंगूरी बाग पास में आएंगे थोड़ा सा, तो हम लोग अंगूरी बाग की तरफ चले हैं, जहाँ पे जहांगीर ने अंगूरी बाग लगवाया था और उसी से शराब बनवाता था। तो जैसा आपको दिख रहा है, ये अंगूरी बाग था उस टाइम में। इस टाइम में तो ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों पेड़ अंगूर के लगाए गए हैं दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने, लेकिन किसी टाइम के अंदर ये पूरा अंगूर का बगीचा था, सारा इसके अंदर अंगूरी लगाया गया था। जी ये चारों तरफ से क्या बने हैं इस तरह से? ये सारे सर्वेंट्स के लिए बनाए गए थे। यहाँ हरम लेडीज़ रहा करती थी। अच्छा, हरम ही है, मुगल हरम। हाँ, मुगल हरम, मुगल के जो हरम रानियाँ हुआ करती थी वो सब यहाँ रहती। कुछ लोग हरम समझते हैं, नहीं हरम समझते हैं, हम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हरम सर्वेंट्स बताना पड़ता है। वीडियो जा चुका है आपके पास, तो इस तरह से आप एक्चुअल में अब हरम देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है बड़ा कैंपस। तो चारों तरफ दिखाएंगे। जैसा आप जानते हैं, मुगल हरम भी हुआ करते थे। मुगल हरम में केवल राजा की पत्नियां ही नहीं होती थी, बल्कि विभिन्न प्रदेशों से जो लाई जाती थी जबरन छीन करके या पकड़ करके उन्हें भी हरम में रखा जाता था। और एक प्रकार से हरम राजा के मनोरंजन का केंद्र होता था। वे रानियाँ तो रहती ही थी, साथ साथ दूसरे देशों से, विभिन्न प्रदेशों से महिलाएं भी लाई जाती थी, कभी कभी जबरन लाई जाती थी और उन्हें कभी कभी मंत्रियों को, सेनापतियों को उपहार स्वरूप भी प्रदान किया जाता था। तो हरम काफ़ी प्रसिद्ध है मुगल काल का, इसका वीडियो भी आपके पास जा चुका है। अब हम लोग शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा के महल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जैसा आपको दिख रहा है किस तरह से पालकी नुमा यह बनाया गया है, कितना सुंदर बनाया गया है और चारों तरफ से जैसा कि आपको दिख रहा है सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया है और सामने से ताजमहल इसमें दिखाई देता है। अब हम लोग मुसम्मन बुर्ज के सामने खड़े हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मुसम्मन बुर्ज जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, उसका सपना था कितना सुंदर इस भवन का निर्माण कराया, किस तरह से सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया था। और इसी मुसम्मन बुर्ज के साथ साथ शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण कराया था, मुमताज़ महल जो उसकी प्रिय पत्नी थी उसकी याद में। लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जिस मुसम्मन बुर्ज का निर्माण शाहजहां इतने हृदय, इतने दिल से, इतनी आत्मा से करा रहा है, उसको इसी में
लास्ट टाइम में उसे कैद कर दिया जाएगा। उसके पुत्र औरंगज़ेब ने इसी भवन में उसे 8 वर्ष तक बंदी बना करके रखा था, यानी 8 वर्ष तक वो इसी में कैद रहा। कहते हैं ताजमहल को निहारता था और रोता था, क्योंकि उसके सामने जो ताजमहल भवन एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहीं से देखते हुए वो अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो इसी मुसम्मन बुर्ज में शाहजहाँ कैद रहा, एक ऐसा बादशाह, विश्व प्रसिद्ध बादशाह जिसने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसने मुसम्मन बुर्ज का निर्माण कराया, जिसने अनेक बिल्डिंग्स का निर्माण कराया। ऐसे बादशाह को इसी भवन में 8 वर्ष तक कैदी के रूप में रहना पड़ा। तो कितना दुखद घटना थी उसके लिए कि उसे 8 वर्ष तक उस भवन में कैदी के रूप में रहना पड़ा, जिसका निर्माण उसने स्वयं कराया था। जैसा आपको दिख रहा है कितना सुंदर भवन बनाया गया है। इस मुसम्मन बुर्ज का निर्माण शाहजहाँ ने स्वयं करवाया था और उसी को इसमें 8 वर्ष तक कैदी के रूप में रहना पड़ा। तो उसके जीवन का एक दुखद पल्ला ये मुसम्मन बुर्ज, और इतिहास प्रसिद्ध है। ये इसी रास्ते से ताजमहल तक बॉडी गई थी शाहजहाँ, इस रास्ते से। तो जैसा आप ये गेट देख रहे हैं, इसी रास्ते से शाहजहाँ की डेड बॉडी ताजमहल तक गई थी, यानी कि जनता विद्रोह न कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। 8 वर्ष तक वो कैद रहा, और इसी रास्ते से उसे नदी के द्वारा, यानी यमुना जी के द्वारा, जो अंदर का एक रास्ता है सुरंग जैसे बना है, इसी सुरंग से उसे ताजमहल में ले जा कर के दफनाया गया था। अब हम लोग मुग़ल कालीन मीना बाज़ार की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंग्स बनाई गई है और बीच में मीना बाज़ार लगता था। तो मीना बाज़ार विश्व प्रसिद्ध है मुग़ल कालीन, जैसा कि केवल महिलाएं ही मीना बाज़ार में दुकानें लगाती थी और महिलाएं ही खरीदार होती थी। पुरुषों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता था। मीना बाज़ार के पीछे बहुत लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं मीना बाज़ार लगवाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसे कि सुंदर महिलाएं कैसे प्राप्त हो सकें, सुंदर महिलाओं को हरम में कैसे लाया जा सके, इसलिए मीना बाज़ार लगाने की परंपरा मुग़ल काल में शुरू हुई। अब हम लोग दीवाने खास की ओर चल रहे हैं, जहाँ पे एक राजा मीटिंग करता था। बताया जाता है कि मुगल टाइम के अंदर यहाँ पर राजा लोग भी प्राइवेट मीटिंग करने आते थे। बाहर का मौसम खराब होता था, हॉल के अंदर मीटिंग करते थे, और जब बिल्कुल नॉर्मल मौसम होता तो मीटिंग को बाहर करते थे। वो जो ब्लैक स्टोन देख रहे हैं ना, ये राजा के लिए बनाया गया था, और ये वाइट मार्बल उनके मिनिस्टर के लिए बनाया गया था। नीचे कारपेट पे सारे मिनिस्टर लोग बैठते हैं। ये पत्थर जो है कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये गोल्ड टेस्ट करने वाला पत्थर है। इसको कहते हैं ओनेक्स इंग्लिश में, वैसे कहा जाता है इसको कसौटी, जिस पे राजा बैठने के बाद में बिल्कुल क्लियर डिसीजन लेना होता है। आइए हम लोग पास से देखते हैं। पास से देखेंगे आप लोग। जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक स्टोन, इस पे जो है अकबर बैठता था, और यहाँ से आगे मंत्री बैठते थे, यहाँ पे मंत्रणा होती थी और किसी खास मुद्दे पे डिसीजन लिया जाता था। तो इस तरह से ये दीवाने खास था। चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे कारपेट बिछी होती थी, यहाँ पे जो है शासक आम लोग बैठते थे, मतलब विविध क्षेत्रों के जो शासक होते थे वो बैठते थे, छोटे राजा जो होते थे, और यहाँ पे अकबर बैठता था, और साथ साथ उसके इस साइड में वाइट में जो वाइट स्टोन लगाया गया है वहाँ पे उसके खास मंत्री बैठते थे। तो इस तरह से चारों तरफ आप देख रहे हैं दीवाने खास था। और ब्लैक स्टोन इस टाइम कुछ डैमेज हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, पास में दिखाएंगे। एक ही पत्थर का बनाया गया था, लेकिन इस टाइम बीच में ये डैमेज हो गया है। तो इस तरह से दीवाने खास में राजा विशेष मंत्रियों के साथ मीटिंग करता था, और ये विशेष मीटिंग के पश्चात कुछ डिसीजन लेता था कि राज्य में शांति व्यवस्था कैसी बनाई रहे, राज्य में कैसे कर व्यवस्था लागू किया जाए, कैसे कौन से नए कानून बनाए जाएं, कैसे साम्राज्य को विस्तृत किया जाए, कैसे आक्रमण किया जाए। विविध मुद्दों पे यहाँ पे आपस में चर्चा होती थी और निर्णय लिए जाते थे। तो ये खास विशेष रूप से बनाया गया था इस भवन को इसी रूप में, जिससे मंत्रियों के साथ मीटिंग किया जा सके, मंत्रियों के साथ विशेष मुद्दे पे कोई निर्णय लिया जा सके। तो ये विशेष भवन था, और इस विशेष भवन में शासक के द्वारा विशेष निर्णय लिए जाते थे और कानून के रूप में भी कार्य किए जाते थे, यानी कानून बनाने का भी ये प्रकार से जगह था। अभी आपने दीवाने खास देखा, अब हम लोग दीवाने आम की तरफ चल रहे हैं। दीवाने खास जो होता था वो पर्सनल मीटिंग होती थी मंत्रियों के साथ में, जबकि दीवाने आम जो है जनता का राज दरबार होता था। तो चलिए देखते हैं दीवाने आम। ये सुरंग नहीं है, ये है मिनिस्टर लोग यहाँ से एंट्री करते थे दीवाने आम के अंदर। दीवानी आम, यहाँ पर आम जनता का दरबार लगता था, आम जनता का फैसला होता था।
बादशाह यहाँ बैठते थे, लेफ्ट एंड राइट की विंडो में रानियाँ बैठती थी और यहाँ पर एक मंत्री को बैठाया जाता था, ऑडियंस नीचे ज़मीन पर बैठती थी। इस जगह को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि ये वाला भी गेट बिल्कुल साफ दिखना चाहिए राजा को, ये वाला भी गेट बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। इन पिलरों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि कोई भी पिलर बादशाह को डिस्टर्ब नहीं करता। राजा से सामने बैठ जाती है तो कॉमन पीपल राजा को देख लेगी और राजा कॉमन पीपल को बिल्कुल आसानी से देखेगी। दीवाने खास का मतलब होता है खास लोगों के लिए और दीवाने आम का मतलब होता है आम लोगों के लिए। इन पिलरों को डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी पिलर बादशाह को डिस्टर्ब नहीं करता था, कॉमन राजा को देख लेगा और राजा कॉमन लोगों को बिल्कुल आसानी से। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यह दीवाने आम है। दीवाने आम ये भवन है, इसे दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। दीवाने खास में राजा पर्सनल मंत्रियों के साथ मीटिंग करता था, विशेष निर्णय लिए जाते थे प्रशासनिक, और ये दीवाने आम है। दीवाने आम यानी राजा जनता के लिए दरबार लगाता था, लोगों की समस्याओं का निदान करता था, उनकी समस्याओं को सुनता था। साम्राज्य में कोई दिक्कत होती थी, कोई समस्या होती थी तो उस पर डिसीजन लेता था। तो यहाँ पे आम लोगों की दरबार लगाया जाता था, आम लोगों के दुख दर्द पीड़ा को सुनता था और उनका निदान करता था। तो इस तरह से दीवाने आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था। बुक्स में बहुत सारे मैटर मिलते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आप रियल तरीके से देखते हो कि दीवाने आम कैसी बिल्डिंग से क्या होते थे। दीवाने खास में राजा केवल पर्सनल मंत्रियों के साथ मीटिंग करता था, जबकि दीवाने आम में राजा जनता के लिए दरबार लगाता था और उनकी समस्याएं, उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करता था। तो दोनों में अंतर है, अंतर को आपने आज समझा कि किस तरह से दीवाने खास पर्सनल मीटिंग होती थी राजा की। तो आशा करते हैं कि आप दीवाने आम और दीवाने खास में अंतर समझ गए होंगे। किस तरह से दीवाने आम की ये बिल्डिंग है, कितनी सुंदर बनाई गई है, पिलर पे ऊंचा आगे चबूतरा है, किस तरह से बनाया गया है जहाँ पे राजा बैठता था, और किस तरह से सामने चारों तरफ पिलर पे बनाया गया ये हॉल है। सामने इसमें जहाँ पे दिख रहा है आपको बड़ा सा मैदान, यहाँ पे आम जनता बैठती थी, फरियादी जो आते थे वे बैठते थे। तो इस तरह से बहुत बड़ा लॉन था ये, जहाँ पे आम लोग बैठते थे और राजा उन समस्याओं को सुनता था और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता था। संबंधित अधिकारियों को आदेश देता था कि फला व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में और कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे। मीना मस्जिद का निर्माण भी यहाँ पे किया गया है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने किया था। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी, शुरू में अकबर ने कुछ उसका निर्माण कराया और आगे चल कर के कुछ शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया। तो इस तरह से जैसा आपने आज किले के संदर्भ में अध्ययन किया, तो इस किले का निर्माण कैसे शुरू में पत्थरों का जो प्रयोग इसमें दिखाई देता है, लाल बलुए पत्थर का, उस टाइम में ईंटों का बना था, कैसे इसे मुग़लों के हाथ में आया और किस तरह से बाबर हुमायूं के हाथ में आते आते फिर कैसे अकबर के हाथ में या नियंत्रण में जब आया तो किस तरह से उसने लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया और इसे ईंटों के स्थान पे इसे मजबूती प्रदान की। तो जैसा आप देख रहे हैं पूरा कैंपस है, ये दीवाने आम का कैंपस है, कैसे बहुत विस्तार से बनाया गया है, विस्तृत बनाया गया है, इतना बड़ा कैंपस बनाया गया है इसलिए कि जिससे आम जनता यहाँ पे आ सके, अपनी समस्याओं को बता सके, क्योंकि जनता की समस्याओं को दूर करना उस टाइम ज़रूरी था। दीवाने आम इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि जनता की अगर समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा, संबंधित अधिकारी अगर जनता का शोषण करेंगे, परेशान करेंगे, उनका अधिकारों का शोषण करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जनता विद्रोह करेगी। तो इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से राजा ने ये व्यवस्था दी थी कि जहाँ पे एक आम जन दरबार लगाया जाएगा और लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। कभी कभी शासक की बातें, राजा तक की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, जनता की बातें राजा तक नहीं पहुंच पाती थी, तो दोनों के मध्य संवाद का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से इतना विस्तार से इसको जो है बनाया गया है कि यहाँ पे जनता आकर के अपनी समस्याओं को बता सके और राजा के द्वारा उसका निदान किया जा सके। कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है, जैसा आप देख रहे हैं पिलर पे ये पूरा बनाया गया है। बहुत बड़ा मैदान है, चारों तरफ हरियाली है। तो इस तरह से मुग़लों की ये व्यवस्था रही है कि राज दरबार लगाने की, जिससे जनता की समस्याओं को दूर किया जा सके। अकबर इस चीज़ में विशेष ध्यान देता था क्योंकि जानता था
कि सभी की समस्याओं का निदान नहीं किया जाएगा तो जनता विद्रोह करेगी, और जनता विद्रोह करेगी तो ऐसे कंडीशन में जब जनता विद्रोह करती है तो शासक के लिए अहितकर होता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। इतिहास में दरबार लगाने की परंपरा बहुत प्रारंभ से रही है, अशोक यानी मौर्य टाइम तक शुरू में ही रही है। तो ये परंपरा का निर्वहन मुगल काल में भी किया गया। तो बहुत सुंदर भवन बनाया गया है, जैसा आपने देख रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बरामदे बनाए गए हैं चारों तरफ से। यहाँ पे किस तरह से सुंदर सज्जा दी गई है। तो आज आपने दीवाने आपके संदर्भ में यहाँ पे अध्ययन किया। अब हम लोग इस किले से बाहर निकलेंगे। जैसा आपको दिख रहा है किले से बाहर हम लोग निकल रहे हैं। अब ये ढालदार जैसा दिख रहा है रास्ता है। जैसे हम लोग चढ़ रहे थे तो आने में दिक्कत हो रही थी, ऊंचाई था, लेकिन जाते समय ढालदार कैसा है, किस तरह से ढालदार ये रास्ता बनाया गया है, कैसे गेट ये है, गेट पे कैसे दिख रहा है आपको, गेट के पूरा अंदर हॉल है, बाहर से गेट दिखता है लेकिन अंदर हॉल है। किस तरह से ऊंचे ऊंचे पिलर पे इसे टिकाया गया है और कितना सुंदर पत्थरों से इसे जमा करके टिका करके इसे बनाया गया है। तो बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। किस तरह से बाहर हम लोग आ रहे हैं, दूसरा गेट है, आगे पहला गेट पड़ेगा। किले का मुख्य द्वार है ये। जैसा आपको दिख रहा है कितना भव्य और विशाल बनाया गया है। लाल बलुए पत्थरों का प्रयोग किया गया है। पहले ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन अकबर ने यहाँ पे विविध प्रकार के सामग्रियों को लाने के लिए हाथियों का प्रयोग किया और राजस्थान से लाल बलुआ पत्थर मंगा करके इस किले को मजबूती प्रदान की। जैसा कि आप दरवाज़ा देख रहे हैं, एक मुख्य द्वार का गेट है, लकड़ी का दरवाज़ा कितना मजबूती से बनाया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कैसे लोहे के कीटों से कीलों का प्रयोग करके इसे मजबूती देने का प्रयास किया गया है। बाहर और अंदर दोनों तरफ से सपोर्ट लगाए गए हैं जिससे मजबूती बनी रहे इस दरवाज़े में। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कैसे इस टाइम में बनाए जाते थे दरवाजे, कितने ऊंचे और विशाल बनते थे, कितनी मजबूती से बनते थे, आसानी से कोई इसके अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ये सुरक्षा कारणों से मजबूती देने के पीछे का ये उद्देश्य रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है कि जिससे मजबूती भी रहे और इसमें सुंदरता भी बनी रहे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं उस टाइम में मुग़ल काल में जितने भी किले हैं सब में दरवाज़ों का प्रयोग किया गया है जिससे दुश्मन आसानी से किले में प्रवेश ना कर पाए। सामने जैसा आप देख रहे हैं ये किले का मुख्य गेट है। इस किले में दो मुख्य गेट पड़ते हैं जिसके पश्चात आप किले में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से दोनों गेटों के प्रवेश करने के पश्चात ही आप किले में प्रवेश कर पाते हैं। तो दो गेट यहाँ पे बने हुए हैं। एक मुख्य द्वार है, उसके पश्चात दूसरा गेट बना हुआ है जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है। और इस तरह से इस किले में प्रवेश कर दोनों गेटों के प्रवेश करने के पश्चात ही आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से किले का निर्माण, जैसे कि आप जानते हैं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। कैसे ये 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कैसे प्रारंभ में ईंटों का प्रयोग किया गया था, ईंटों से बनाया गया था, लेकिन बाद में जैसे मुग़लों के नियंत्रण में आता है अकबर ने इन पत्थरों को राजस्थान से मंगा करके कैसे इसे सुदृढ़ता प्रदान की, कैसे इसे मजबूती देने का प्रयास किया। क्योंकि किले सुरक्षा कारणों से बहुत आवश्यक होते हैं किसी शासक के लिए। जैसा आप दिख रहा है किस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया है, कैसे बड़े बड़े इसमें बीच में गलियारा बनाया गया है, किस तरह से इसमें गड्ढे बनाए गए हैं जिससे दुश्मन कभी प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि इसमें पानी भरे होते थे, मगरमच्छ छोड़े जाते थे कि अगर कोई दुश्मन इसे क्रॉस करने का प्रयास करता था तो मगरमच्छ उसे खा जाते थे। तो इस तरह से गड्ढे बनाए गए थे, इसमें पानी भरे होते थे, केवल एक ही रास्ता होता था जाने का जिससे कोई अंदर आसानी से प्रवेश ना कर पाए। और बीच बीच में गुप्त रास्ते भी बनाए जाते थे जिससे किले से बाहर आसानी से निकला जा सके। जैसे आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ज़रूरी है, तभी बेहतर वीडियो आपके वो प्रदान कर सकेंगे। धन्यवाद।